देखो बेटे, ये चैप्टर नंबर 14 का बॉटनी का टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप। एक तो ये करना है एसेंट ऑफ सैप, इसके बाद दो तीन टॉपिक ही और बाकी रह गए, फिर वो करके ये चैप्टर भी बेटे ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते में मैं फिर इसका टेस्ट लूँगा इस चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर 14 का, क्योंकि ये आखिरी लॉन्ग सवाल है जो हम कर रहे हैं इस चैप्टर का, वरना फिर सारे हो गए पूरे। अच्छा देखो, एसेंट का मतलब क्या होता है। ये लफ्ज है असेंट से। असेंट के मायने होते हैं ऊपर की तरफ आना। तो जो सैप है, सैप कहते हैं कलेक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड आइंस। तो पानी, मिनरल और आइंस, इस सब के मजमुए को सैप कह रहे हैं आप। ये पानी जो है सॉइल से दाखिल होगा जड़ों में और फिर वहां से जाएगा लीफ तक। इसकी ये जो मूवमेंट है अपसाइड या अपवर्ड मूवमेंट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की बाय द हेल्प ऑफ जाइलम इस अगेंस्ट द ग्रेविटी, इस मूवमेंट को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है एसेंट ऑफ सैप। इसके अलावा इसमें दो बातें हैं, एक इसका पाथवे है और एक इसका मैकेनिज्म है। पहले पाथवे की बात है कि किस रास्ते से ये सैप, सैप के मायने मतलब पानी, मिनरल और आइंस, वो तमाम चीजें जो मिट्टी से एब्जॉर्ब होकर पौधे के अंदर आ रही हैं, वो किस रास्ते से होके जा रही हैं और पत्तों तक पहुंच रही हैं। इसका पाथवे जो है वो दो चीजें हैं जिनके जरिए पानी मूव होके जा सकता है रूट से लीफ तक। ये दो चीजें आती हैं पाथवे में, एक है वेसल्स और एक है ट्रेकियाइड्स। ये दो चीजें हैं ये पाथवे में आती हैं, वेसल्स और ट्रेकियाइड्स। ये वेसल्स और ट्रेकियाइड्स टर्म आपने भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी जब आप फर्स्ट ईयर में थे, फिर आपने सेकेंड ईयर में भी वेसल्स और ट्रेकियाइड्स के बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था जब हम प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे थे। अब दोबारा से बात आ रही है, तिबारा से बात आ रही है यही कि वेसल्स जो हैं ये ओपन एंडेड सेल से मिलके बने हुए ट्यूब्स होती हैं। ओपन एंडेड सेल्स का मतलब वो सेल जो कंटिन्यू कॉलम की शेप में हो, सिलेंड्रिकल शेप हो, जबकि ट्रेकियाइड्स जो होते हैं ये क्लोज एंडेड सेल्स होते हैं। क्लोज एंडेड सेल्स का मतलब ये वो सेल्स हैं जो टैपर हो रहे होते हैं, जिनकी नोकें बन रही होती हैं। तो ट्रेकियाइड्स की नोकें बनती हैं, ऐसे सेल्स हैं। और वेसल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप सेल्स होते हैं। वेसल्स जो हैं इनमें भी सुराख हैं, ट्रेकियाइड्स में भी सुराख हैं, दोनों में सुराख होते हैं। इन सुराखों को पिट्स कहते हैं। लेकिन वेसल्स के पास जो पिट्स होते हैं वो सिंपल तरह के पिट्स होते हैं, उनकी कोई टाइप नहीं है फर्दर। जबकि ट्रेकियाइड्स जो हैं इनके पास जो पिट्स होते हैं या जो सुराख होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं और एक बॉर्डर्ड होते हैं। बॉर्डर्ड का मतलब जिसकी एजेस हो, जिसके किनारे हो। वेसल्स का डायमीटर 20 से 70 माइक्रोन होता है, जबकि ट्रेकियाइड्स का डायमीटर 30 से 30 माइक्रोन होता है, यानी कि बड़ी है। ट्रेकियाइड्स लार्ज डायमीटर वाली ट्यूब्स हैं, वेसल्स स्मॉल डायमीटर वाली ट्यूब्स हैं। और हमें मालूम है कि किसी का डायमीटर अगर कम होगा तो उसमें कैपिलरी फोर्स ज़्यादा पैदा होगी। इसकी मिसाल क्या है, आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उसमें दो स्ट्रॉ डाल दें आप। एक ऐसा स्ट्रॉ डालें जिसका डायमीटर कम हो और एक ऐसा स्ट्रॉ डालें जिसका डायमीटर ज़्यादा हो। अब आप पानी को सक करने की कोशिश करें, जिसका जिस स्ट्रॉ का डायमीटर ज़्यादा होगा उसको उसमें आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी पानी को खींचने के लिए, क्योंकि पानी उसमें ज़्यादा ऊपर तक नहीं आ पाएगा खुद ही खुद। जबकि जो स्ट्रॉ जिसका डायमीटर पतला होगा उसमें पानी खुद ही से काफ़ी ऊपर तक आ जाएगा, तो आपको बहुत ही हल्की सी फोर्स लगाएंगे और पानी आपके मुंह में आ जाएगा। इस फोर्स को यानी कि ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ वाटर को किसी ट्यूब में जिसका डायमीटर कम हो उसमें आसानी होती है, इसको कैपिलरी फोर्स कहते हैं। तो वेसल्स के अंदर कैपिलरी फोर्स ज़्यादा है, ट्रेकियाइड्स में कैपिलरी फोर्स कम है, इनके डायमीटर की वजह से। वेसल्स में इसी वजह से 10 टाइम्स ज़्यादा फास्टर कंडक्शन होती है वाटर की एज कम्पेयर टू ट्रेकियाइड्स। ट्रेकियाइड्स में स्लो कंडक्शन होती है वाटर की। इसीलिए वेसल्स ज़्यादातर उन प्लांट्स में होती हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, और ट्रेकियाइड ज़्यादातर उन प्लांट्स में होती हैं जिनकी हाइट छोटी होती है। तो जो वेसल्स हैं ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होती है, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की हाइट ज़्यादा है।
और ट्रैकियाइड्स ज़्यादातर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में है, कॉनिफर में, फर्न्स के अंदर इनमें होती है, उनकी हाइट कम होती है। तो ये तो दो चीज़ें हैं या ट्यूब्स हैं जिनके ज़रिए एसेंट हो रहा है, पानी मूव होके आ रहा है, ये पाथवे में आती हैं बातें। इसके अलावा अब इसकी थ्योरीज क्या हैं? तो बेटे दो थ्योरीज हैं, एक थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी और एक है ट्रांसपायरेशन पुल या एडिशन कोहिजन टेंशन थ्योरी। ये जो एडिशन कोहिजन टेंशन थ्योरी है इसी को हम डिक्सन थ्योरी भी कहते हैं। जो एडिशन कोहिजन टेंशन थ्योरी है या ट्रांसपायरेशन पुल जो है इसी को हम डिक्सन थ्योरी भी कहते हैं। और दूसरी है रूट प्रेशर थ्योरी या पुश फ्रॉम बिलो। रूट प्रेशर थ्योरी या पुश फ्रॉम बिलो एक ही बात है। अब ये जो थ्योरी है या जो भी थ्योरीज हैं जिनके जरिए हम ये बात बताते हैं कि पानी कैसे कंडक्ट हो रहा है, नॉर्मली जो पानी है या सॉल्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो सॉइल से मूव होकर आती हैं रूट्स के अंदर या जिसको जाइलम कंडक्ट कराता है, ये ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। इसको जड़ों से पानी वगैरह मूव होकर ऊपर की तरफ लीफ तक जाता है। पानी की जो मूवमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में वो 15 मीटर्स पर आवर है। पानी की जो मूवमेंट है जड़ों से पत्तों तक वो 15 मीटर्स पर आवर है। जाइलम का काम है इस पानी को लेके जाना नीचे से अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है उस ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना। तो एक तरह का पंप है, मैकेनिकल पंप है जो कि काम कर रहा है और पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अब यहाँ पे दो थ्योरीज हैं, इनकी बात। पहली थ्योरी रूट प्रेशर थ्योरी। ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था स्टीफन हेल्स, 1927 में इसने दी थी रूट प्रेशर थ्योरी या पुश फ्रॉम बिलो। जैसा नाम है वैसा काम हो रहा है। पुश फ्रॉम बिलो का मतलब नीचे से धक्का देना ऊपर की तरफ। तो ये जो थ्योरी है ये पूरी थ्योरी इसके अराउंड है कि रूट्स नीचे से धक्का दे रही हैं, पानी को ऊपर की तरफ धकेल रही हैं ताकि पानी ऊपर की तरफ जाए और लीव्स तक पहुंच जाए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो पानी मूव कर सकता है वो 6.4 मीटर्स तक पानी जा सकता है ऊपर। तो इसका मतलब है ये जो थ्योरी है इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ उन प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल है ये बात जिनकी हाइट छोटी है, क्योंकि ज़्यादा हाइटेड वाले प्लांट तो 100 फीट वाले हाइट वाले मीटर्स वाले प्लांट भी होते हैं, तो उनमें तो पानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जा ही नहीं रहा, तो उसमें तो ये बात अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 6.4 मीटर तक पानी इस प्रेशर से जा सकता है जो जड़ें लगाती हैं और धकेलती हैं पानी को ऊपर की तरफ। कंटिन्यूसली पानी एब्जॉर्ब करती रहती हैं मिट्टी से पानी मूव होकर आता है रूट्स के पास, रूट्स कनेक्टेड है कॉर्टेक्स से, कॉर्टेक्स के पास, कॉर्टेक्स से पानी अदर सेल से मूव होता हुआ जाइलम तक जाता है। तो कंटिन्यू फ्लो जो हो रहा है पानी का, जो जड़ें प्रेशर से पानी सक कर रही हैं वो जाइलम को दे रही हैं और जाइलम से उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। इसकी सादा मिसाल क्या है कि रूट प्रेशर के जरिए ज़्यादातर जो सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं उनमें पानी चढ़ता है। सक्यूलेंट प्लांट्स वो होते हैं जो कि रात के टाइम पानी बाहर निकालते हैं या जो पानी स्टोर कर लेते हैं अपने स्टेम के अंदर। एक प्रोसेस है बेटे गटेशन। गटेशन में क्या होता था कि रात में जब ट्रांसपिरेशन कम होती है तो उस वक्त तो पानी मूव होके आ रहा होता है कंटिन्यूसली। तो ये जो पानी कंटिन्यूसली मूव होके अंदर आ रहा है और अगर निकलेगा नहीं तो सेल्स तो फट जाएंगे। तो सेल्स को फटने से बचाने के लिए गटेशन का मैकेनिज्म होता है, जिसमें सुराख होते हैं लीफ की मार्जिन्स पे। उन सुराखों को हाइडर फोर्स कहते हैं। इन सुराखों के जरिए पानी लिक्विड ड्रॉपलेट्स के जरिए बाहर निकल रहा होता है और जब पानी बाहर निकल रहा होता है तो और पानी आ रहा होता है नीचे से ऊपर। इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते थे। ये जो गटेशन वाली बात है ये रूट प्रेशर से लिंक है। वो ऐसे लिंक है क्योंकि पानी जो आ रहा है वो पानी कंटिन्यूसली मूव होकर आ रहा है और फिर जो पानी लीव से बाहर निकल रहा है वो इस पानी को और अवेलेबल बना रहा है। तो गटेशन वाली जो बात है वहां तक की बात तो एप्लीकेबल नजर आती है आपको। रूट प्रेशर के जरिए पानी मूव होकर आ रहा है और अगर पानी मूव होकर आता रहेगा तो सेल तो फट जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए रात के टाइम जब सनलाइट भी नहीं है तो फिर प्लांट गटेशन करते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्टों ने। इन्होंने एक पॉटेड प्लांट लिया था, एक पौधा लिया था गमले में लगा हुआ और जड़ों से ऊपर थोड़े तने से उसको काट दिया था। इन्होंने देखा था थोड़ी देर के बाद उसके तने से पानी बाहर ऊज आउट हो रहा था, पानी बाहर निकल रहा था। तो इसका मतलब है जो पानी बाहर निकल रहा है स्टेम से काटने के बाद, तो इसका मतलब है नीचे से कोई पानी दे रहा है ऊपर, तभी तो पानी स्टेम से बाहर निकल रहा है फव्वारे की तरह। अगर नीचे से पानी ऊपर नहीं आ पा रहा होता
तो ये पानी बाहर कैसे निकलता, कटने के बाद, लीफ के और स्टेम के आधे कटने के बाद। इसका मतलब है कि कोई फोर्स नीचे से लग रही थी ऊपर की तरफ, जो पानी को ऊपर की तरफ कंडक्ट करा रही थी और पानी लीफ तक पहुंच रहा था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन है, इसको लेके ऑब्जेक्शन है। इसको लेके ऑब्जेक्शन ये है सिंपल अल्फाज में कि जो रूट प्रेशर लगा रही हैं पानी के ऊपर कि वो पानी जाइलम में जाए और पानी उसको कंडक्ट, पानी जो है वो जाइलम कंडक्ट करें और लीफ को दें, ये ज्यादा अफेक्टिव नहीं है टॉल ट्रीज के ऊपर या उन पौधों के ऊपर जिनकी हाइट ज्यादा है। उन पे ये बात अप्लाई नहीं हो रही है। ये बात मैंने शुरू में भी कह दी थी, यही बात इसका ऑब्जेक्शन है। तो ये तो बेटे पहली कहानी है या पहली थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी। और देखो थ्योरीज के ऊपर ऑब्जेक्शन होते हैं, ये टाइम के हिसाब से चेंज होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी थ्योरी है वो ट्रांसपरेशन पुल या एडिशन कोएफिशिएंट टेंशन थ्योरी है, इसको डिक्सन थ्योरी भी कहते हैं। अब इसमें जैसा लफ्ज है वैसे ही इसके मायने हैं। ट्रांसपरेशन पुल के मायने क्या है, यानी कि पौधे ट्रांसपरेशन करेंगे, ये क्या चीज है। ये बात, ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। जब सनलाइट पड़ती है लीफ के ऊपर, सोलर पावर्ड होता है ट्रांसपरेशन पुल। जब सनलाइट पड़ती है लीफ के ऊपर तो लीफ के ऊपर जितना भी वाटर वेपर्स होते हैं वो सब के सब भाप बन के उड़ जाते हैं, तो लीफ की सरफेस बिल्कुल खाली हो जाती है। अब ये पानी को डिमांड करते हैं। ये इनको लीफ की सरफेस से पानी कहाँ से आता है, गार्ड सेल से आता है। गार्ड सेल्स में पानी कहाँ से आता है, ये इंट्रासेलुलर स्पेस से आता है। इंट्रासेलुलर स्पेस में पानी कहाँ से आता है, मीजोफिल सेल से आता है। मीजोफिल सेल्स में पानी कहाँ से आता है, जाइलम से आता है। तो जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो सारा पानी वेपर्स बन के लीफ की सरफेस से उड़ जाता है, जिसकी वजह से वो जब सरफेस खाली होती है तो गार्ड सेल उसको देते हैं, फिर वो दूसरे से लेते हैं, तो वो तीसरे से लेते हैं। तो एक तरह का कंटिन्यू प्रेशर लग रहा है नेबरिंग सेल्स के ऊपर कि आप हमें पानी दें, क्योंकि जो बाहर की साइड पर पानी था वो खत्म हो गया, वो भाप बन के उड़ गया सनलाइट के पड़ने की वजह से उसके ऊपर। सनलाइट जब पड़ती है लीफ के ऊपर तो सारा का सारा पानी लीफ की सरफेस पे से हो जाता है, जिसकी वजह से पानी वहां खत्म हो जाता है। तो फिर वो अपने नेबरिंग सेल्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप हमें और पानी दें, क्योंकि हम हमारे पास से पानी खत्म हो गया। तो कंटिन्यू प्रेशर लगता रहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। वो प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिसेंड होता है। और कहाँ तक प्रेशर आता है, रूट्स तक, कि तुम हमें पानी दो क्योंकि ऊपर वाले सेल पानी मांग रहे हैं। तो ट्रांसपायरेशन अगर ना होती तो ये जो पानी ऊपर की तरफ खिंच के जाएगा ये भी नहीं जाता। तो ये एक तरह का पुलिंग इफेक्ट है, ऊपर से पानी की डिमांड शुरू हुई नीचे तक आई, इसको हम ट्रांसपरेशन पुल कह रहे हैं। इसके अलावा ये जो दो लफ्ज हैं एडिशन और कोहिजन, ये तो बेटे प्रॉपर्टीज है वाटर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये वाटर की। एडिशन के मायने होते हैं अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर डिसिमिलर, ऐसे मॉलिक्यूल्स का अटैच होना जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है आपस में। अब जैसे क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल जब रूट से मूव होकर अंदर आते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल जो जाइलम की दीवारें हैं जो लिग्निन से या सेलुलोज से मिलकर बनी है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अब लिग्निन एक और मॉलिक्यूल है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, और पानी का मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो इन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का आपस में अटैच हो जाना, पानी के मॉलिक्यूल का विद द सरफेस ऑफ जाइलम सेल्स के साथ अटैच हो जाना, इसको एडहीजन कहते हैं। और कोहीजन के मायने क्या होते हैं, सेम तरह के मॉलिक्यूल्स का आपस में अटैच होना। सेम तरह के मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर के मॉलिक्यूल, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जब ये एक दूसरे के साथ आपस में अटैच हो जाते हैं इसको कोहीजन कहते हैं। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, इन दो प्रॉपर्टीज के होने की वजह से ट्रांसपायरेशन के होने में या पानी के मूवमेंट में आसानी होती है। पानी की मूवमेंट में कैसे आसानी होती है, अब हमें मालूम है कि पानी जो है वो रूट से मूव होकर अंदर आएगा। पानी ज्यादा बाहर था, अंदर कम था, तो पानी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ जाता है खुद ब खुद, बगैर किसी एनर्जी के यूसेज। तो पानी के मॉलिक्यूल जैसे ही रूट्स के अंदर मूव होकर आए, इनको जाइलम मिली, जाइलम के साथ चिपक गए अपनी एडिशन प्रॉपर्टी की वजह से। और कोहिजन प्रॉपर्टी में की वजह से क्या हुआ कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे इन्होंने एक कॉलम बना लिया, एक साथ सारे के मॉलिक्यूल चेन, वाटर मॉलिक्यूल सारे चेन में लगे हुए। इनके पास तो ये प्रॉपर्टी भी होती है, कोहेसिव प्रॉपर्टी भी होती है, और उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है जो पानी के मॉलिक्यूल को एक कॉलम में रखती है। अब जब ये कॉलम बन गया तो एक मॉलिक्यूल आया था उसके पीछे सारे के सारे मॉलिक्यूल खींच के आ गए, क्योंकि हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। और जैसी ट्रांसपरेशन स्टार्ट हुई ऊपर से, पानी ऊपर कम हुआ, ऊपर वालों ने नीचे प्रेशर लगाया कि आप हमें और पानी दें। तो जब एक मॉलिक्यूल खींचा तो बाकी उसके साथ ही जो सारे मॉलिक्यूल लगे हुए हैं वो भी सबके सब ऑटोमेटिकली कुछ के ऊपर आ जाए। इस तरह से पानी की मूवमेंट में हेल्प होती है, पानी ऊपर की तरफ जा पाता है।
इसके ऊपर भी साइंटिस्टों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन बाद में वो खत्म हो गया। ऑब्जेक्शन क्या था कि एयर बबल अगर आ गया तो ये वाटर कॉलम के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से वाटर ऊपर नहीं आ पाएगा। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया 1957 में, उसका नाम था सोलेंडर। उसने ये ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिया। उसने कहा भाई एक ही वेसल थोड़ी होती है, बहुत सारी वेसल्स होती हैं, तो अगर एक में आ भी गया तो दूसरे के जरिए जो है अदर डक्ट्स के जरिए पानी मूव होकर ऊपर तक आ सकता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये ये जो था, ये यहाँ तक की जो बात थी बेटे, वो एसेंट ऑफ सैक को लेके थी।